स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज कैंप चैपमैन अटैक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा अटैक है जिसे अमेरिका की CIA के ऊपर आज तक के उसके इतिहास का सबसे बड़ा अटैक कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि एक सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो कैंप चैपमैन अटैक था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था इस अटैक में? ये इसलिए अलग है क्योंकि आपने कई बार डबल एजेंट सुना होगा, एक स्पाई एजेंट सुना होगा, लेकिन इस केस के अंदर ट्रिपल एजेंट था। एक शख्स जो कि ट्रिपल एजेंट था, और किस तरह से उसने CIA के ऊपर अब तक का सबसे घातक हमला किया, ये पूरी कहानी होने वाली है, जिसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो आज कैंप चैपमैन अटैक के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या उस समय के कॉन्सिक्वेंसेज रहे, किस तरह से इस शख्स ने, जो ट्रिपल एजेंट था, उसने इस पूरे अटैक को प्लान किया था, और क्यों आखिर US या कहीं CIA उसको पकड़ नहीं पाई। वो उसकी आंखों के सामने था, लेकिन स्टिल उसकी आंखों के सामने से निकल गया, सबसे बड़ा घाव देकर गया है CIA को। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल्स हैं, वहाँ पर आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें। बातचीत का सिलसिला वहाँ पे चलेगा, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान वहाँ पे होता है। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो दोस्तों, शुरुआत होती है साल 2001 में। 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि US ने इसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमले जो थे वो शुरू कर दिए थे। इस समय US का मेन टारगेट अफगानिस्तान में होता था, जो मेन टारगेट था वो था अलकायदा या फिर ओसामा बिन लादेन, जो कि 9/11 अटैक का मेन मास्टरमाइंड था। इसके अलावा उनका दूसरा टारगेट था तालिबान, जो अलकायदा के लिए एक सेफ हेवन बना हुआ था। तालिबान के अंदर ही अलकायदा के ज़्यादातर जो सीक्रेट बेसिस थे वो हुआ करते थे। इन हमलों में लगातार जो US की तरफ से किए जा रहे थे अफगानिस्तान पे, CIA का एक बहुत ही क्रूशियल रोल था। CIA का मेन क्रूशियल रोल यहाँ पे ये था कि उसको इंटेलिजेंस कलेक्ट करनी थी उन सारे बेसिस की, उन सारे लीडर्स की, अलकायदा के उन टॉप लीडर्स की, जिनमें ओसामा बिन लादेन भी था, अयमन अल ज़वाहिरी भी था। तो इन सबको, क्योंकि जिससे ट्रैक कर पाए, इनकी लोकेशन निकाल पाए, इनके क्या सीक्रेट बेसिस कहाँ पे रहते हैं, इनके ठिकाने कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें निकाल पाए। तो ये सब काम जो था वो CIA के लिए, CIA को दिन रात करना पड़ा था। लेकिन अफ़गानिस्तान के जो रक्त टेरेन था, अफ़गानिस्तान के इस तरह की ज़मीन, इस तरह का वहाँ का टेरेन, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़, जहाँ पे मेनली इन अलकायदा और तालिबान के जो बेसेस थे, जो इन टेररिस्ट के, इन आतंकवादियों के हाइडआउट्स थे, वो रहते थे, यहाँ पहुँच पाना बहुत कठिन था। यहाँ पहुँच पाना सबसे बड़ा चैलेंज था जो कि CIA को सामने दिख रहा था। और इस काम के लिए CIA को ये समझ आया कि उसे एक ऐसे बेस की ज़रूरत है, एक ऐसा बेस उसको बनाना पड़ेगा जो अफ़गानिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर के पास हो, जहाँ से पाकिस्तान का जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, उसके दूसरे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे पूरी तरह से नज़र रखी जा सके, क्योंकि CIA जानता था कि यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पे तालिबान या अलकायदा के लीडर्स होंगे। तो उसको एक ऐसे बेस की ज़रूरत थी, और इसी ज़रूरत को देखते हुए साल 2002 के आसपास में CIA ने अफ़गानिस्तान के खोश्त शहर के पास, पाकिस्तान के बॉर्डर से महज 10 से 11 मील दूरी की वो जगह थी, जहाँ पे अपना एक बेस बनाया, जिसे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहा जाता था, FOB चैपमैन। FOB चैपमैन को कैंप चैपमैन के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, ये जो इसका नाम था, ये अमेरिका ने रखा था अपने एक सर्जेंट नेथन चैपमैन के नाम पे, क्योंकि ये जो शख्स थे नेथन चैपमैन, वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो गन फाइट शुरू हुई थी अमेरिका की, उसमें शहीद होने वाले सबसे पहले US के सोल्जर थे जिन्हें गोली लगी थी और वो इसमें शहीद हुए थे। अब कैंप चैपमैन बेस जो था, इसका मेन काम समझिए। इसका मेन काम उस समय था अलकायदा के जो लीडर्स हैं, तालिबान के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना, जिससे कि पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ में ड्रोन स्ट्राइक हैं वो की जा सकें, जहाँ पे ये सारे लीडर्स जो हैं वो अपना बेस बना के, सीक्रेट बेस बना के रह रहे हैं अलकायदा के। ओसामा भी उनमें से एक है। तो ये मेनली इसका काम था। और इस बेस पे कैंप चैपमैन में CIA के ऑपरेटिव्स भी रहा करते थे उस समय, कॉन्ट्रैक्टर्स भी रहते थे। जॉर्डन के जो GID है, जॉर्डन की सीक्रेट एजेंसी, वहाँ के कई ऑफिसर्स भी रहते थे। अच्छा, ये आप देखिए कि जॉर्डन और अमेरिका यहाँ पे साथ में मिलकर काम कर रहे थे, यानी CIA और GID भी यहाँ पे इस पूरे काम को साथ में अंजाम दे रही थी। तो GID के ऑफिसर्स भी यहाँ पे रहते थे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के जो लोकल्स हैं, वो भी कई सोर्सेज बन गए थे CIA के, तो वो भी साथ में काम किया करते थे। ये सारा समय चलता है, ये लोग लगातार अपनी रैकी करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये बेस था कैंप चैपमैन, वो बना हुआ था। एक तरह से मेन क्रूशियल की बेस जो था CIA का, वो बना था, जिसके बारे में सभी लोग जानते थे। सिर्फ अमेरिका नहीं, या पूरी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो नहीं, अलकायदा भी इसके बारे में जान चुका था। अब ये 2009 आता है, साल 2009 आया, और इस समय तक प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ये साफ कर दिया था कि उनकी जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी है, उसका मेन गोल यही है कि अलकायदा को ख़त्म किया जाए, अलकायदा का खात्मा हमें करना है।
ये साफ हो चुका था CIA के सामने भी कि ओसामा और अल जवाहिरी जैसे आतंकी आकाओं को ख़त्म करना, उन तक पहुंचना ही अब CIA की टॉप प्रायोरिटी रहेगी। और इस मिशन के लिए CIA और GID ये जान चुके थे कि अब फाइनल मोमेंट है, अब उन्हें एक ऐसा कोई रिलायबल एसेट ज़रूर चाहिए, कोई एक इन्फॉर्मर ऐसा शख्स चाहिए जो अलकायदा के इन दोनों सीनियर लीडर्स को तक इन्हें पहुंचा सके, यानी कि अल जवाहिरी तक, ओसामा तक इन्हें पहुंचा सके। तो किसी ना किसी ऐसे इन्फॉर्मर की तलाश में थे CIA और GID। यही वो पॉइंट था जब एक जॉर्डानियन डॉक्टर जिसका नाम था हुमाम खलील अबू अल बलावी, इस शख्स के ऊपर CIA और GID की नज़र पड़ती है, वो उनके रडार में आता है। अब ये कैसे आया था और ये आखिर था कौन, इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी अनाउंसमेंट बताना चाहते हैं। अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, लेटेस्ट बैचेज हैं, ज्वाइन कर लीजिए, जल्द ही शुरू होने वाले हैं। और यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए उस पर, अपना कोर्स परचेस कीजिए। जो प्राइस दिख रहा है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ Live कोड लगाइए, आपका कोड है, इसे मत भूलिएगा। इस कोड को लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, बहुत बड़ा डिस्काउंट पाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कैंप चैपमैन अटैक की इस कहानी में। बलावी जो था, जो कि अबू अल बलावी था, एक पैलेस्टीनियन डॉक्टर था। दरअसल इसका परिवार जो था वो 1948 के अरब इजरायली वॉर में बिरशेवा से रेफ्यूजी बनकर कुवैत में आया था, कुवैत में आके सेटल हो गया था। लेकिन 1991 में जब बलावी का परिवार जो था वो कुवैत छोड़ता है, तो कुवैत छोड़कर ये सीधा जॉर्डन चले जाते हैं। जॉर्डन जाके रहना शुरू करते हैं और यहाँ पे जो मरका रेफ्यूजी कैंप था, वहाँ पे इसने मेडिकल एड का काम शुरू कर दिया। पहले मेडिकल एड देता था, इसके बाद इस्तांबुल गया, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की डिग्री ली, कॉलेज से डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद में इसने एक टर्किश महिला से शादी की और उसके बाद वहीं पे सेटल हो गया। लेकिन बलावी जो था ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, इसका एक दूसरा चेहरा भी था। बलावी इस समय तक अलकायदा के संपर्क में आ चुका था और अलकायदा का एक प्रोपेगेंडिस्ट बन चुका था। बलावी अबू दुजाना अल खुरासनी के नाम से एक जिहादी हैंडल था इसका, ये जिससे ये एक पूरी जिहादी एक वेबसाइट थी जिस पे लिखा करता था, अपने आर्टिकल्स लिखता था। आप सोचिए, एक डॉक्टर अलकायदा के संपर्क में आता है, एक वेबसाइट पर अपने फर्जी नाम के साथ में, एक कवर नेम के साथ आर्टिकल्स लिखने लगा। साल 2008 की ये बात है जब US को ये जो खुरासनी था, हैंडल का नाम था, इसके बारे में पता चला कि यहाँ से लिखे जा रहे हैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिनकी पूरी जो एक क्या कहा जाए कि उनका मैच होता है कहीं ना कहीं जो अल जवाहिरी है उसके आर्टिकल्स से, यानी कि उसकी स्पीचेस से। तो खुरासनी जो हैंडल था उस पर US की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की नज़र थी। US इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या किया, 2008 में GID को एक टिप दी और कहा कि ये जो खुरासनी है ये बलावी है। असल में ये जो बलावी है यही खुरासनी है, क्योंकि उसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो अलकायदा के नंबर 2 अयाम अल जवाहिरी से मिलती है, उसके प्रोपेगेंडा से लगातार मैच करती है। तो इस डॉक्टर को दरअसल एक टिप दी US ने, ढूंढ लिया। बलावी जो था, GID ने उसको जनवरी 2009 में पकड़ा भी, 1 महीने के बाद ही। GID ने जब बलावी को अरेस्ट किया, इसके बाद इससे इंटेरोगेशन शुरू की गई। अच्छा, इस अरेस्ट जब इसको किया गया था तो उस अरेस्ट टीम के जो चीफ थे वो थे कैप्टन शरीफ अली बिन जैद। कैप्टन शरीफ अली बिन जैद जो थे वो उस समय के जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला II थे, उनके कज़न हुआ करते थे। तो उनको पूरा GID ने यहाँ पे काम दिया था बलावी से तहकीकात करने का, उसकी इंटेरोगेशन करने का। 34 साल के जैद जो ऑफिसर थे, कैप्टन थे, करीबन 10 साल से GID में काम कर रहे थे और बहुत ही एक्सपीरियंस ऑफिसर थे। उनकी जो इंटेलिजेंस स्किल्स थी वो इतनी शानदार थी कि वो उसकी वजह से ना सिर्फ GID में बल्कि CIA के कई सारे ऑफिसर्स के भी दोस्त थे, उनके साथ भी उनके अच्छे रिलेशंस थे। तो खैर, बलावी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। खुरासनी उसी का हैंडल था, उसने कबूल लिया था। इसके बाद इसकी इंटेरोगेशन शुरू होती है। अब CIA और GID एक साथ इसकी इंटेरोगेशन कर रहे थे। CIA ने ये देखा उस इंटेरोगेशन के दौरान कि अलकायदा के कई सारे टॉप लीडर्स की काफ़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो हैं, जो हाइड आउट्स की इन्फॉर्मेशन हैं, ऐसी कई जानकारियाँ वो बलावी को पता है। बलावी अच्छे से इनके बारे में जानता है और बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ है अलकायदा में, तालिबान के अंदर। यहीं पे CIA ने ये प्लान किया कि बलावी को अब डबल एजेंट बनाना चाहिए। ये अभी तक अलकायदा के लिए काम कर रहा है, अब इसको हम डबल एजेंट बनाते हैं। GID के लिए काम कर रहा है, इसको अब यहाँ से डबल एजेंट बना के अलकायदा के इनर सर्कल में हम यहाँ से भेजेंगे, उसको घुसाया जाएगा। और बलावी की जो 3 दिन तक इंटेरोगेशन चली, बताया जाता है कि उसने भी CIA को और GID को यकीन दिला दिया था पूरी तरह कि वो उनका एसेट बन सकता है।
यानी वो भी ये चाहता था कि वो उनका एसेट बन जाए, क्योंकि पकड़ा तो वो गया ही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं। इस बीच में ये आप चीज़ एक ध्यान दीजिए इस पर कि समझ में नहीं आया था इस समय तक कई सारे ऑफिसर्स को कि बलावी खुद CIA के पास आया है या उसने खुद अपनी अरेस्ट जो है वो कराई है या फिर इन लोगों ने उसको पकड़ा है। तो ये कन्फ्यूजन था वो कई सारे ऑफिसर्स के, जो GID के भी ऑफिसर थे उनके भी दिमाग में लगातार चल रहा था। खैर, बलावी ने अपना काम शुरू किया। उसने अलकायदा के कई सारे जो लो लेवल ऑपरेटिव्स थे, कई सारे ऐसे आतंकी या इस तरह के लोग जो अलकायदा से संपर्क में हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस देना CIA को शुरू किया। उनको CIA को बताता था ये सब, वो CIA जाके उन्हें पकड़ती थी। तो जिससे CIA का जो ट्रस्ट था वो बढ़ता गया बलावी के ऊपर। और देखते ही देखते ये सामने आया कि CIA के लिए पूरी तरह से ये काम करने लगा था। GID के जो ऑफिसर थे, जॉर्डन की इंटेलिजेंस एजेंसी GID के, जैद, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो जैद जो थे वो उसके हैंडलर थे। वो उसको हैंडल करते थे, उसको सब जगह भेजना कहाँ कहाँ पे ये सब देखते थे, और CIA के लिए पूरी तरह से वो काम करने लगा था। तो अब आप देखिए कि अलकायदा के लिए खुरासनी एक प्रोपेगेंडिस्ट था जो कि बलावी, और बलावी अब जाके CIA के लिए और GID के लिए काम करने लगा है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कुछ और भी था। बलावी को अब दरअसल क्या हुआ कि भेजा जाता है पाकिस्तान। बलावी से कहा गया CIA के द्वारा कि तुम पाकिस्तान जाओ, और क्योंकि तुम पहले से ही अलकायदा के लिए काम करते हो, खुरासनी तुम्हारा जो हैंडल था उसके तहत एक प्रोपेगेंडिस्ट थे तुम, तो अब तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके अलकायदा और तालिबान के कोर एरियाज़ में घुसो, वहाँ पे एंटर करो। अयाम अल जवारी, उसामा बिन लादेन जिसकी इन्फॉर्मेशन मिले वो वहाँ से दो। बलावी ने ऐसे ही किया, पाकिस्तान गया। अब पाकिस्तान जब गया तो वहाँ पे अलकायदा के साथ में रहा। उसने ये भी बताया कि मैं बहुत ही अंदर तक जा चुका हूँ इनके, मैं रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको भेजता हूँ लगातार। उसने कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भेजी जिसमें वो उसको देखा जा रहा था कि वो बहुत ही क्लोज आ चुका है अयाम अल जवारी के और बाकी और अदर अलकायदा के लीडर्स के। GID के कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पे फिर से एक बार शक हुआ कि ये कुछ बहुत ही आसानी से नहीं हो रहा है। ये मतलब सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जैसे पहले से लिखा हुआ हो कि इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो उन्हें लग रहा था कि कहीं बलावी जो है वो अचानक से हमारे पास भेजा तो नहीं गया है। लेकिन जैद जो थे वो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, CIA भी बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही थी। असल में जो असलियत थी वो ये थी कि बलावी एक ट्रिपल एजेंट था। बलावी CIA और GID के लिए तो काम कर ही रहा था, लेकिन असल में वो एजेंट था अलकायदा का। वो जवाहरी के लिए, जो अयाम अल जवारी था, उसके लिए काम करता था, और जवारी ने ही उसको कहा था कि तुम्हें इस तरह से इनके नज़दीक जाना है, CIA और GID के। जवारी ने बलावी को दरअसल ये इन्फॉर्मेशन दी। जितनी इन्फॉर्मेशन उसने CIA तक पहुंचाई है वो सब अल जवारी के द्वारा, उसामा बिन लादेन के द्वारा बलावी को दी गई थी, और वही उसने आगे CIA तक पहुंचाई हैं। जिन जिन लोगों को पकड़वाना था वो भी उन लोगों ने बताया था। जो वीडियो क्लिप्स दी जानी थी जिसमें जवारी दिख भी रहे हैं उनके साथ में अलकायदा के, वो सारी CIA और GID को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पूरा प्लान किया गया था अलकायदा के द्वारा। खैर, 2009 चल ही रहा था। बलावी इस समय तक एक ट्रस्टेड ऑपरेटर, एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मर बन चुका था, जो कि CIA चाहता भी था। उसको यही चाहिए था कि अलकायदा के बेस में हमारा कोई एक ऐसा शख्स हो। तो बलावी ने उस भूमिका को पूरी तरह से अदा कर लिया था। जो GID के ऑफिसर थे, जैद, जो CIA के साथ काम करते थे, वो भी उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। लेकिन अब यहाँ से बलावी ने एक जो प्लान था, जो उसको अल जवारी के द्वारा बताया गया था, अलकायदा के उन टॉप लीडर्स के द्वारा, उसने उसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया CIA के ऊपर। यानी उल्टा खेल अब यहाँ से शुरू हुआ है। उसने CIA को ये कहा कि अल जवारी से डायरेक्ट उसकी मुलाकात हुई थी। CIA को इसने कहा कि अल जवारी से, अलकायदा के टॉप लीडर्स से उसकी डायरेक्ट मुलाकात हुई थी, और अल जवारी की जो मेडिकल हिस्ट्री है उनके बारे में उसे कई सारी नई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली हैं, कई सारी नई खुफिया जानकारियाँ बरामद हुई हैं, और ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो CIA के रिकॉर्ड से मैच करती हैं। यानी जो आपके पास है उसके सेम उसी तरह की जानकारियाँ मिली हैं, और एक जो कुछ नई जानकारियाँ हैं वो सब चीज़ें मेरे पास में अब सामने हैं। तो बलावी ने CIA को कहा कि इतना कन्विंस कर दिया कि भाई मैं आपसे अब मिलता हूँ, मैं आके मिलूँगा, और वहाँ पे जब मैं आऊँगा तो वहाँ आने के बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारी जानकारी बताऊँगा। उसने टोटली ये कन्विंस कर लिया था बेसिकली CIA और GID को कि मैं जवाहरी तक पहुँच चुका हूँ और अब वो सीधा आपकी गिरफ्त में होगा अगर मेरे से आप मिल लेते हैं तो। अब यहाँ पे वाशिंगटन जो है, यानी जो CIA है, वो भी यही चाहते थे। जॉर्डन भी यही चाहता था कि भाई बलावी जो है डायरेक्ट अगर डीब्रीफ करेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। यही किया जाता है। बलावी को कहा गया कि आप आइए, जहाँ पे भी आपको मिलना है बताइए। तो उसने पहले कहा कि मैं पाकिस्तान में मीटिंग चाहता हूँ।
सबसे पहले ये सामने आता है कि बलावी ने CIA से और GID से कहा था कि आप लोग पाकिस्तान आइए, अपने टॉप ऑफिसर्स को पाकिस्तान भेजिए और वहाँ पे अपन मीटिंग करेंगे और यहीं पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बाद उसे सजेशन दिया जाता है, क्योंकि वॉशिंगटन से आदेश आया CIA के पास में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कैंप चैपमैन आ जाओ। जो कैंप चैपमैन है, जो हमारा मेन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, FOB है, इतने साल से बनाया हुआ क्रूशियल बेस CIA का, आप वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो कैंप चैपमैन था, ये भी अलकायदा के लिए एक बड़ी मुश्किल बना हुआ था। लगातार वो जानते थे कि वहीं से उनको मिटाने के लिए बात की जा रही है, उनको मिटाने के लिए प्लानिंग की जाती है, एजेंट CIA के सारे वहीं रहते हैं। तो ये कहा गया उससे कि आप कैंप चैपमैन आ जाओ और वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, अब इस बीच में आप ये देखिए, मीटिंग अब जब फिक्स हुई तो CIA ने अपने टॉप अलकायदा के जो एक्सपर्ट्स थे उन सबको इस मीटिंग में जाने के लिए कहा। इसमें जो बेस की चीफ थी, इस ऑपरेटिंग बेस की, जेनिफर लिन मैथ्यू जिनका पूरा नाम था, वो भी इसमें मौजूद थी। अपनी 3 से 4 महीने की बच्ची थी, जिसको अमेरिका में छोड़ के यहाँ पे वो तैनात थी अपनी पोस्टिंग पर। इसके अलावा जो जैद थे, GID के ऑफिसर जैद, जो हैंडलर भी थे बलावी के, उसको हैंडल करते थे CIA की तरफ से, तो जैद को भी यहाँ पे इस पूरी डीब्रीफिंग के लिए चुना गया कि जब बलावी आएगा तो आप लोग उससे सारी चीज़ें, जानकारियाँ निकालिएगा, जो और एक्स्ट्रा जानकारी आपको पता चले वो भी निकालिएगा, और बाद में आगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है वो आप ही के हाथ में रहेगा। तो कैंप चैपमैन की चीफ थी लेरन मैथ्यू, वो भी वहाँ पे थी, और ये जो जैद थे वो यहाँ पे थे। प्लान के मुताबिक बलावी को डीब्रीफ करने के लिए बुलाया जाता है। क्यों बुलाया गया? जिससे कि यहाँ से जब वो वापस जाएगा, उसके पीछे हम और लोगों को भेजेंगे, जवारी को यहाँ से सीधा टारगेट किया जाएगा उसकी जगह पे जाके जहाँ पे वो रह रहा है। CIA का तो ये प्लान था, लेकिन बलावी को इन्होंने ये भी एक चीज़ दी गई थी कि उसको एक तरह से लिबर्टी ये दी गई थी कि जब वो यहाँ पे आएगा तो जितने भी चेक पॉइंट्स पड़ते हैं CIA के, वो उनसे बिना किसी सिक्योरिटी चेक के, बिना किसी सर्च के, थॉरो सर्च के, वो यहाँ पे पहुँच सकता है। इतना ज़्यादा उसको खुली छूट दी गई थी, इतना ज़्यादा CIA जो थी वो उस पर भरोसा करती थी। बलावी ने यहाँ पे क्या किया कि जब वो अलकायदा के बेस से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो है, वो भी यहाँ पे इस पूरे प्लान में शामिल था। अलकायदा के टॉप लीडर्स ने, TTP के पाकिस्तान के टॉप जो ISI के लीडर्स थे, इन लोगों ने, और ख़ासकर ISI ने बलावी को कम से कम 1,75,00,000 रुपया दिया है पूरा हक्कानी नेटवर्क को इस पूरे अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए। फंडिंग जो ISI ने 1,75,00,000 की दी थी उस समय हक्कानी नेटवर्क को, ये पूरा ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने अपना मोहरा बलावी को बना के रखा हुआ था। अलकायदा ने बलावी को इस दिन निकालने वाले थे ये लोग कैंप चैपमैन के लिए, CIA से मिलने के लिए। उसकी वेस्ट पर एक बॉम्ब, जो सुसाइड बॉम्ब होता है, पूरा एक बॉम्ब बेल्ट थी, वो बांधी गई थी। एक्सप्लोसिव उसकी वेस्ट पर बांधे गए थे, कमर पर। यहाँ से जब वो निकला, ये सीधा बलावी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जो था उसको क्रॉस करके इस क्रूशियल बेस कैंप चैपमैन जो था वहाँ पे आने वाला था। 30 दिसंबर 1909 का वो दिन आता है। फाइनली ये जो दिन था वो आया। 30 दिसंबर 1909 का दिन दोपहर के करीबन 4:30, 4:30 बजे के आसपास की बात है। बलावी को अफ़गान एक्सटर्नल सिक्योरिटी चीफ अर्गवान, जिनका नाम था, उन्होंने पाकिस्तान के मिरानशाह बॉर्डर से पिक किया, और पिक करने के बाद में कैंप चैपमैन की तरफ लेकर आगे बढ़ने लगे। अब ये जो अर्गवान थे, ये भी उसके साथ में थे। 30 साल के थे अर्गवान, बेस सिक्योरिटी के पूरे हेड थे वहाँ पे, CIA की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से। बलावी को जो 3 सिक्योरिटी चेक पॉइंट थे उनसे बिना रोके लाया गया, क्योंकि पहले से ही कहा गया था CIA के द्वारा कि भाई अपना आदमी है, उसको बिना किसी सिक्योरिटी के लाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सिक्योरिटी चेक पॉइंट पड़े, कहीं पे भी उसकी चेकिंग नहीं हुई, कोई मेटल डिटेक्टर से किसी भी तरह से चेकिंग नहीं हुई। बलावी एक कार में आया हुआ था, उसकी वेस्ट पर बॉम्ब था, मतलब आप ये देखिए एक्सप्लोसिव उसकी कमर पर बंधे हुए थे। अगर चेकिंग होती तो पकड़ा जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। और फाइनली जब वो यहाँ पे पहुँचा है कैंप चैपमैन, तब ये देखा गया कि कुछ देर तक वो कार में बैठा रहा। जो बाकी लोग थे जो उससे मिलने के लिए यहाँ पे मौजूद थे, उसमें मैथ्यू थी जो पूरी कैंप की चीफ थी, उसके जो रहे थे हैंडलर जैद, वो भी वहाँ पे थे। अर्गवान जो उसके साथ सिक्योरिटी चीफ था अफ़गान का, वो भी वहाँ पे था। वो कार में बैठा रहा। सडनली उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो कार से उतरा तो उसको देखा इन लोगों ने कि वो एक वॉकिंग स्टिक का यूज़ कर रहा है आगे चलने के लिए। थोड़ी देर ही वो आगे चला। CIA के गार्ड जो थे उनको ये बहुत ही शक की नज़र से उन्होंने उसको देखा, क्योंकि कभी भी उसको बलावी को इससे पहले जब 2 बार वो इनसे मिला है तब उसको कभी वॉकिंग स्टिक के साथ में चलते हुए नहीं देखा था। अब ये वो क्यों पकड़ा था, ये राज ही रह गया है अब तक। तो ये इस तरह से यहाँ से उतरता है और धीरे धीरे उसने
कुछ कहना शुरू किया अपने मन में। जब जो रिपोर्ट्स हैं बाद में जो बताती हैं, तो कहा जाता है कि जो वहाँ पे आई विटनेसेस थे जो बचे, उन्होंने कहा है कि वो उसने कहना शुरू किया, धीरे धीरे उसको रिपीट करना शुरू किया, और इसके बाद सडनली उसने अपनी कमर पर लगे उस बॉम्ब को डेटोनेट कर दिया। एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक इतना बड़ा धमाका हुआ अचानक से उसके बाद CIA के उस फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप चैपमैन पर, कि जो जिम एरिया था आसपास का, बाहर जो कैंप का जिम एरिया था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। वहाँ पे जितने लोग डीप ब्रीफिंग के लिए जमा थे वो लोग मारे गए। इस अटैक के अंदर 9 लोग CIA के मारे गए, जिसमें से 7 CIA के टॉप ऑपरेटिव्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इंक्लूडिंग जेनिफर लिन मैथ्यू, वही CIA की कैंप चैपमैन की बेस की चीफ, जो कि एक 3 महीने की बच्चे की माँ भी थी, अलकायदा की एक्सपर्ट थी, यानी कि अलकायदा के मुद्दे पर एक्सपर्ट मानी जाती हैं CIA में। उनका निधन यहाँ पे हुआ, वो यहाँ पे मारी गई। हेरोल्ड ब्राउन जो एक फॉर्मर आर्मी सोल्जर थे, वो यहाँ पे मौजूद थे डीब्रीफिंग के लिए, वो मारे गए। कैप्टन शरीफ अली बिन जैद, वही जॉर्डेनियन इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि बलावी के हैंडलर थे, वो भी मारे गए। और साथ में अर्गवान वही जो सिक्योरिटी चीफ थे, जो बलावी को यहाँ से लेकर पूरा सिक्योरिटी चेक के बिना आए थे। इनके अलावा 6 और CIA के ऑफिसर्स थे जो सीरियसली इंजर्ड हुए, घायल हुए। और ये CIA के अब तक के इतिहास का इसको सबसे बड़ा अटैक कहा जाता है, क्योंकि ऐसा अटैक कभी भी CIA के ऊपर नहीं हुआ था। अच्छा, अटैक के बाद, जब ये अटैक हुआ, इसके बाद वाशिंगटन तक भी पता चला, खुद यहाँ पे जो बलावी था वो भी सुसाइड बॉम्बर था, तो वो भी मर चुका था, उसके भी वो ख़त्म हो चुका था पूरी तरह से। अटैक के बाद में एक और पास में सलेर्नो में एयरफोर्स का बेस था CIA का, अमेरिका का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस। वहाँ से टीम बुलाई जाती है, जो सर्जन थे उनको बुलाया गया। जोशुआ एलाई एक सर्जन थे, वो वहाँ पे आए। उनकी टीम ने विक्टिम्स को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। जितने भी लोग यहाँ पे थे हॉस्पिटल में, जितने भी लोग थे, करीबन बताते हैं 5 ट्रॉमा पेशेंट्स यहाँ पे आए थे। 5 ऐसे पेशेंट थे जिनको बहुत ही भयानक इंजरीज थी। 2 इनमें से महिलाएं थीं, जिनमें जेनिफर भी थी, एक और यंगर ऑफिसर थी, लेकिन किसी को भी बचाया नहीं जा सका। बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंजरीज थी। महज 2 से 3 लोगों को यहाँ पे बचाया गया। उन 9 लोगों में से 2 लोगों को बचाया गया। अलकायदा और TTP ने इस अटैक की फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसी दिन रात तक ये सामने ऐलान कर दिया था अलकायदा और TTP ने कि ये हमारे अकॉर्डिंग ही हुआ है, और हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हमारे 3 अलकायदा के और तालिबान के जो लीडर्स थे उनको US ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा था, उसका बदला है ये। रात तक मुस्तफ़ा अबू अल जाइद, ये जो अलकायदा का अफ़गानिस्तान में लीडर था एक, उसने क्लेम किया कि ये जो पूरा अटैक है वो हमारे हिसाब से हुआ है और बलावी हमारा ही शख्स था, वो एक ट्रिपल एजेंट था और उसने यहाँ पे इस अटैक को अंजाम दिया है। लेकिन कैंप चैपमैन अटैक ने CIA के इस पूरे ऑपरेशन को बहुत बड़ा झटका दिया था। मतलब आप ये मानिए कि वो जो पूरा ऑपरेशन था वो काफ़ी समय के लिए, कुछ महीने ऐसे निकले जिनमें कोई काम ही नहीं हुआ इस पर, उसामा को पकड़ने के ऊपर, आयाम अल ज़वारी को पकड़ने के ऊपर, या कहा जाए अलकायदा को टारगेट करने के ऊपर। तो इसने बहुत बड़ा झटका दिया था CIA को। एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी था, मेजर इंटेलिजेंस फेलियर अभी तक CIA की हिस्ट्री का इसको कहा जाता है, क्योंकि आपने एक ऐसे शख्स के ऊपर भरोसा किया जो कि CIA का तो एजेंट बना ही, वो पहले GID का भी एजेंट था, डबल एजेंट आपने उसको यहाँ से बनाने का फिर से ट्राई किया, तो अब वो ट्रिपल एजेंट बन चुका था जाके अलकायदा के पास, और उसने उसी पूरे आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया। तो CIA की क्रेडिबिलिटी, उसके क्रेडेंशियल्स के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी सारे इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ में सवाल उठाए गए। फैमिलीज़ जो थी विक्टिम्स की यहाँ पे, उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ एक लॉसूट भी फाइल किया था फाइनली अभी 2023-22 मार्च को। कई करोड़ मिलियन डॉलर्स का जो जजमेंट था वो फाइनली जीता है इन फैमिलीज़ ने, विक्टिम्स की। लेकिन ईरान और US के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो अच्छे, वो इस तरह के हैं ही नहीं कि कंपनसेशन जो है वो ईरान की तरफ से इन विक्टिम्स की फैमिली को मिलेगा। खैर, जॉर्डन में जैद जो थे, क्योंकि वो रॉयल परिवार से आते थे, तो उनका जो फ्यूनरल था वो रॉयल पैलेस में ही हुआ। जो किंग थे अब्दुल्ला II और उनकी क्वीन रानिया, वो वहाँ पे शामिल थी। जॉर्डन मीडिया ने इस पूरी डेथ को इस तरह से बताया कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन था। उस ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन में जैद की, जो कैप्टन जैद थे, उनकी डेथ हुई है, क्योंकि CIA की और GID की जो पार्टनरशिप थी, इसके बारे में इस समय तक पता ही नहीं था दुनिया को कि GID भी, जॉर्डन भी CIA के साथ में, अमेरिका के साथ में काम कर रहा है। तो ये रेयरली पब्लिक था लोगों के लिए, और फाइनली जब ये पता चला तो इसको इस तरह से छुपाने की कोशिश की गई कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन था जिसमें जॉर्डन ने जस्ट एक मदद दी थी, और उसमें ये शहीद हुए। खैर, US ने इसके बाद जवाब में इस कैंप चैपमैन अटैक के पूरे हक्कानी नेटवर्क के ऊपर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। अफ़गानिस्तान में बेहिसाब एयर स्ट्राइक की गई, मिसाइल अटैक किए गए। बताया गया कि इस अटैक का जो मास्टरमाइंड था
अयामल जवारी, हकीमुल्ला मैसूद। 2013 में हकीमुल्ला मैसूद को ड्रोन स्ट्राइक में मारा और इसके बाद अयामल जवारी, जो कि ओवरऑल एक बहुत बड़ा लीडर अलकायदा का, एक आइडियोलॉजिकल लीडर, मतलब उसको कहा जाता है उसामा के बाद सबसे बड़ा लीडर वही था जो चीफ बना अलकायदा का। 31 जुलाई 2022 को काबुल में एक यूएस ड्रोन स्ट्राइक में अमेरिका ने उसको भी मार दिया। इसका भी चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ और उसको तब ख़त्म किया गया जब वो एक सेफ हाउस की अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था। वहाँ पे यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक की, एग्जैक्ट पिन पॉइंट प्रेसिजन स्ट्राइक, निशाना लगा और ये ख़त्म। CIA ने उसे टारगेट इसीलिए किया था कि ये अलकायदा को आगे बढ़ाएगा, लगातार चलाता रहेगा और पिछले पास्ट में उसने हमारे ऊपर बहुत ही बड़े अटैक किए हैं। अच्छा, ये जो स्ट्राइक थी जवारी के ऊपर, ये उसामा को जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के मारा है, उसामा बिन लादेन को 2011 में, उसके बाद अलकायदा के लिए सबसे बड़ा झटका था। प्रेसिडेंट जो इस समय थे जब जवारी को मारा गया, जो बिडेन, तो जो बिडेन ने ये कहा कि जस्टिस डिलीवर्ड फाइनली, क्योंकि जवारी 9/11 अटैक में भी था अमेरिका के ऊपर, USS कोल बॉम्बिंग जो थी उसमें भी था, कीनिया तंजानिया में एम्बेसी में बॉम्बिंग की थी, उनका भी की प्लानर था। और इसकी डेथ जो है वो तालिबान के लिए एक तरह से जवाब होगी कि US के साथ में तुम्हें नहीं भिड़ना है, नहीं लड़ना है। दोस्तों, ये जो कैंप चैपमैन अटैक हुआ, आप सभी इस कहानी को आज सुन के, इस केस को सुन के समझ चुके होंगे कि ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए कितना एक थिन लाइन की तरह होता है कि कब आप ट्रस्ट कर रहे हैं और कब आप किसी धोखा खा रहे हैं आपके एजेंट से। इसके बीच में ये बहुत ही एक थिन लाइन होती है और उसमें आपको कभी भी अपने एजेंट को रिक्रूट करते समय पर मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अमेरिका की सबसे बड़ी CIA की मिस्टेक थी कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडिस्ट को, जो अलकायदा का प्रोपेगेंडिस्ट है, उसी के लिए आर्टिकल्स लिखता है एक वेबसाइट के ऊपर फर्जी नाम के, फेक नाम के साथ में, तो उसको अपना एजेंट बनाने की गलती की CIA ने। और बाद में सबसे बड़ी गलती ये की कि उसी एजेंट को बिना ज़्यादा समय दिए कुछ ही महीनों के बाद में अलकायदा के अंदर तक कोर बेसिस में जाने के लिए खुद ही कह दिया, पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया। बहुत बड़े चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं कि वो वहाँ पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और आपके साथ में डबल गेम करेगा, और यही यहाँ पे हुआ। कैसे बलावी एक ट्रिपल एजेंट बना, क्या पूरा इतिहास था, किस तरह से कैंप चैपमैन अटैक हुआ, आज आपको सब कुछ बता दिया है। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहाँ पे हम बातचीत करते हैं, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहता है, और कई सारे एपिसोड्स के जो पोलिंग है, जो वोटिंग है, वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आप बता सकते हैं कि कौन सा एपिसोड आपको पहले चाहिए। तो आप मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।